गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में स्टडी कराएंगे। अभी कल हमने आपको बताया था पोटेंशियोमीटर के बारे में। आज हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के क्या क्या यूज है हमारे पास। देखो, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो बेटा, सबसे पहले जो एप्लीकेशन है, यूज है पोटेंशियोमीटर का, सबसे पहले वो है कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप किसी भी सेल या बैटरी का ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हो। क्लियर। सेकंड है कि अगर हमारे पास दो सेल्स हैं और हमें उनका ईएमएफ नहीं पता, तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से आप उनके ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हो। क्लियर। थर्ड है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक सेल है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन है, तो पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तीन एप्लीकेशन है हमारे पास, जिनमें से हम दो को स्टडी करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस वाले एप्लीकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सबसे पहले है हमारे पास कि कंपैरिजन ऑफ EMF of a cell, EMF of cells second, to find out internal resistance of cell, to find out internal resistance of a cell. ओके, अभी ये हमारे पास दो एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके बारे में स्टडी करते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल। कल हमने आपको जो पोटेंशियोमीटर बताया था, तो एक सर्किट बनाया था। क्लियर। उसी सर्किट को आज हम बनाने वाले हैं। देखो, ये हमने एक बैटरी लगाई, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, या कहें कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया हमने R। इस रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर मैंने एक की लगा दी और इस सर्किट को दो पॉइंट्स पर ले आया मैं वायर की हेल्प से, A और B। यहाँ पर आप रियोस्टेट भी लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि सर्किट के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो। क्लियर। अब ये हमारे दो पॉइंट्स A और B। A और B पॉइंट्स के बीच में हमने क्या किया, एक पोटेंशियोमीटर वायर को स्ट्रेच कर दिया, जो कि कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज मटेरियल की बनी हुई है। अब जो A टर्मिनल है, A टर्मिनल से मैंने दो सेल्स को ज्वाइन किया। फर्स्ट सेल, ये हमारी सेकेंड सेल। हमने मान लिया फर्स्ट सेल का ईएमएफ है E1, सेकेंड सेल का ईएमएफ है E2। क्लियर। अब इन दोनों सेल्स को मैंने यहाँ पर एक टू वे की लगाई। ये उस टू वे की का फर्स्ट टर्मिनल है, ये उसका सेकेंड टर्मिनल है। हमने इनका एक कॉमन टर्मिनल लिया 3। क्लियर। और इसको इस टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर के थ्रू मैंने एक जॉकी को कनेक्ट कर दिया। यहां तक का केस समझ आया। ये इंस्ट्रक्शन आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए, जैसे ही
स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इस की को क्लोज करेंगे। जैसे आप इस की को क्लोज करेंगे, इस वायर के अंदर करंट फ्लो होगा। क्लियर? अब इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? और आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियल ड्रॉप इन ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। क्लियर? अब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट और थर्ड टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। इन स्टार्टिंग वी कनेक्ट terminal 1 and 3, then EMF of cell, EMF of first cell E1 comes in circuit, as we slide, जो कि देखो जो चीजें हम करने वाले हैं उसी को अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। क्या करना है आपको, जैसे ही आपने 1 और 3 जो टर्मिनल है इनको कनेक्ट किया, तो भाई जो हमारी सेकंड जो सेल है वो तो डिस्कनेक्टेड है, तो फर्स्ट सेल का ईएमएफ आएगा इस सर्किट के अंदर। हम जॉकी को स्लाइड कराएंगे। जैसे ही आप जॉकी को स्लाइड कराओगे, मान लो कि जे पॉइंट पर, जैसे आप जे पॉइंट पर लेकर आएंगे, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो आप इस L1 लेंथ को नोट कर लेंगे। क्लियर? अब गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब क्या है कि भाई जितना इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस था, जो कि ओपन सर्किट में है, तो सिंपल सी बात है इस सेल का ईएमएफ था। क्लियर? तो जितना इस सेल का ईएमएफ था, इतना ही इस वायर के अंदर इतनी लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। इसीलिए तो गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया। तो इसका मतलब है कि जितना E1 है उतना ही KL1 है। यहाँ पर K जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इस वायर का। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि when EMF of cell E1 comes in circuit, as we slide on potentiometer wire at point J, galvanometer shows zero deflection. जब गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया तो इसका क्या मतलब है, इट मींस जितना इस सेल का ईएमएफ है उतना इस लेंथ के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। हम ये जो लेंथ है एज ए, इसको लिख देते हैं कि ये कितनी है, L1। ठीक है, एंड K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो दो चीजें लिखी है मैंने यहाँ पर, एज ए लेंथ L1 और जो ये हमारी वायर है पोटेंशियोमीटर वायर, इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, वो है हमारा K। तो मैंने लिखा K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये दो चीजें हमारे पास। अब इसका मतलब है इट मींस जितना इस सेल का ईएमएफ था उतना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। क्लियर? अब हम क्या कहते हैं, then disconnect 1 and 3rd टर्मिनल। जो टर्मिनल थे हमारे फर्स्ट और थर्ड, उनको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, एंड कनेक्ट 2 and 3 टर्मिनल। जो टर्मिनल सेकंड और थर्ड थे उनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही आप इनको डिस्कनेक्ट करेंगे और इनको कनेक्ट करेंगे तो फिर से हमने क्या करना पड़ेगा, जो कि उस स्लाइड कराना पड़ेगा। और हम ये मानकर चलते हैं कि एक पॉइंट है हमारा J1 पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर फिर से जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हम ये जो लेंथ है AJ1 इसको नोट करते हैं और हम बोल देते हैं ये कितनी है, L2 है। क्लियर? अब ये लेंथ L2 है,
J1 पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। इसका मतलब है कि जितना इस सेल का ईएमएफ था उतना इतनी लेंथ के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, L2 लेंथ के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। तो सिमिलरली आप इसी तरीके से लिखेंगे कि we connect terminal 2 and 3, then EMF of second cell E2 comes in circuit as we slide on potentiometer wire at point J1 galvanometer shows zero deflection. It means यहां तक लिखने के बाद आप लिखेंगे कि E2 is equals to KL2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। क्लियर? अब अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को या फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KL1 अपॉन KL2, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं कि E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, और L1 और L2 की वैल्यू हमारे पास होगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम ये मानकर चले कि भाई L1 और L2, L1 मान लो हमारी आई भाई यहां से हम बोल देते हैं 12 सेंटीमीटर ऐसे ही, और L2 हमने ले लिया मान लो 24 सेंटीमीटर। क्लियर? तो L1 अपॉन L2 कितना आ गया 1/2, यानी कि E1/E2 कितना आ गया 1/2, यानी कि यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2E1 इज इक्वल्स टू E2, यानी कि सेकेंड सेल का जो EMF है वो फर्स्ट सेल के EMF से 2 गुना है, ट्वाइस है। क्लियर? तो ये हमने सिंपल कंपैरिजन किया। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो यही है कि कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। क्लियर? इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। इसके बाद सेकंड है हमारा कि टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। नोट करो इसको फास्ट। ओके, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डाल दो, टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। देखो बेटा, फिर से हम वही सर्किट बनाते हैं। ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमने एमीटर लगा दिया, एमीटर के नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव, एमीटर के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव, और यहाँ पर ये मैंने एक रियोस्टेट या रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका मैंने रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया R1। क्लियर? यहाँ पर मैंने एक की लगा दी। ये जो सर्किट है ना, इसको आप एक लाइन में बोल सकते हैं कि आपने कौन सा सर्किट बनाया है, ऑक्सिलरी सर्किट बनाया है। बार बार आप ये नहीं लिखेंगे कि वी कनेक्ट ए बैटरी, एमीटर, रियोस्टेट एंड की इन सीरीज। इतना कुछ लिखने के बजाय आप लिख देंगे वी हैव एन ऑक्सिलरी सर्किट। अब ये जो हमारे पास ऑक्सिलरी सर्किट है, इस ऑक्सिलरी सर्किट के साथ हमने क्या किया, ये हमने दो पॉइंट्स लिए ए और बी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ए टर्मिनल से हमने एक सेल लगा दी। क्लियर? अब ये जो सेल है इसका ईएमएफ हमें पता है कितना है, ई। ओके, इस सेल के साथ मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया आर, और ये मैंने एक की लगा दी। ये की अगर हमारी K1 है तो ये की हमारी K2 है। क्लियर? और इस सर्किट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया, और यहाँ पर मैंने क्या किया, गैल्वेनोमीटर की हेल्प से एक जॉकी को हम स्लाइड करेंगे। यहाँ तक का क्लियर है सभी को? अब हम क्या लेकर चलते हैं, ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ E1 ले लिया ऐसे ही। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग में इन स्टार्टिंग K1 is closed. As K1 is closed, a current flowing in the wire, a constant current flowing in the wire AB. Clear? Then we slide. देखो हमने K2 को अभी ओपन ही रखा है। अब K2 ओपन है तो इस सेल का EMF गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा। क्लियर? As we slide jockey on potentiometer wire, then at point J, galvanometer shows zero deflection. It means जितना इस सेल का EMF था उतना इतनी वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। क्लियर? अब ये जो वायर है इसकी लेंथ मैं यहां पर देता हूं कि as
ए जे इज इक्वल्स टू L1। अगर हमारे पास ए जे कितना है, L1 है, क्लियर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू KL1 इफ K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर K हमारे पास इस वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी कि इस वायर की यूनिट लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, K। L1 लेंथ के अंदर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, KL1। अब इस L1 लेंथ के अंदर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो किसके बराबर है, जितना इस सेल का EMF था। इसीलिए जितना इसने यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस दिया था उतना यहाँ ड्रॉप हो गया, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम फिर से रिपीट करते हैं कि इफ K2 इज क्लोज। अब देखो भाई, हमने K2 को क्लोज कर दिया, K2 को क्लोज किया तो सिंपल सी बात है कि यहां से करंट फ्लो होगा, क्लियर, और फिर यहां फ्लो होगा। अब ये जो करंट यहां से आया तो सिंपल सी बात है इस रेजिस्टेंस के अंदर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। अभी सर्किट हमारा क्लोज है, जब सर्किट क्लोज है तो इस सेल का ईएमएफ गैल्वेनोमीटर के अंदर नहीं जाएगा, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस गैल्वेनोमीटर के अंदर जाएगा। अगर हम ये मानकर चले इफ V इज पोटेंशियल डिफरेंस, if V is potential difference of cell, then if we slide jockey on potentiometer wire, then at point, अब एक नया पॉइंट आएगा और वो नया पॉइंट है हमारा J1। at point J1 गैल्वेनोमीटर shows zero deflection। we note the length AJ1, AJ1 is equals to L2। it means the potential difference of this cell is equals to KL2। this is our second equation, clear। as we know the formula of internal resistance, इस सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस में ये मानकर चलूं कि स्मॉल r है, क्लियर, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला था E/V - 1 × R। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं E/V की जगह इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करके लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई E/V इज इक्वल्स टू KL1 अपॉन KL2, कैसे के कैंसिल, यानी कि E/V इज इक्वल्स टू L1/L2। अब देखो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो L1 भी आप नोट कर सकते हैं और L2 को भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। जब L1 और L2 हमारे पास है तो यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, L1/L2 - 1 × R। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू भी हमें पता होगी। जब हमें सिर्फ क्या पता था, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता थी, हमने एक्सपेरिमेंटली L1 और L2 को फाइंड आउट किया, तो हमने क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन थी हमारे पास कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास कि किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर की बजाय पोटेंशियोमीटर का ही यूज क्यों करते हैं। देखो मान लो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाई वी यूज पोटेंशियोमीटर prefer over voltmeter to measure the EMF of a cell। तो देखो अब ये हमारे पास एक सेल है, क्लियर। अब इस सेल का हमें EMF कैलकुलेट करना है। अब इस सेल को हमने क्या किया, किसी भी सर्किट के अंदर लगा दिया और ये की हमने क्लोज कर दी। अब इस सेल का हमें EMF कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो वोल्टमीटर के अंदर क्या होता है, वोल्टमीटर
मेनली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, क्योंकि जब आप वोल्टमीटर इन दो पॉइंट्स के बीच में लगाएंगे, इन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में, तो वोल्टमीटर ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया उसको ईएमएफ में से माइनस कर देगा। वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा वो हमें देगा E माइनस आई आर। क्लियर? लेकिन जो पोटेंशियोमीटर होगा, पोटेंशियोमीटर जो वर्क करता है वो सिर्फ पोटेंशियल ड्रॉप कहा हमारे पास होगा, वो ओनली वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, लेकिन यहाँ पर इन दोनों सेल्स के बीच में कोई वायर नहीं है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको पोटेंशियोमीटर मेजर नहीं करेगा, और हमें जो वैल्यू देगा वो ओनली किसकी देगा? ईएमएफ की देगा। इसलिए हम किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, ना कि वोल्टमीटर का। क्लियर? इसके बाद आता है हमारे पास कि किसी भी पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर कब कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है जो कि बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है, तो हम कहेंगे कि वो जो पोटेंशियोमीटर है वो एक सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर है। और किसी भी पोटेंशियोमीटर को सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होगी पोटेंशियोमीटर उतना ही सेंसिटिव होगा। अब के की वैल्यू को डिक्रीज करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम क्या करें, करंट को डिक्रीज कर दें बाय यूजिंग रियोस्टेट। क्लियर? या फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको इंक्रीज कर दें। क्लियर? और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द वायर। यानी कि किसी भी पोटेंशियोमीटर को अगर आप सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर बनाना चाहते हैं तो आप उसकी वायर की लेंथ को इंक्रीज कर दीजिए और रियोस्टेट की हेल्प से करंट को डिक्रीज कर दीजिए। जो पोटेंशियोमीटर है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हुई। हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे और जो भी हमारे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे। आप आज इतना पढ़िए, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेकर आते हैं। ठीक है? थैंक यू।